नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर पे आपका बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे रायपुर के जाने माने ईएनटी यानी कान नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से और जानेंगे क्या कुछ सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए। नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल सर। नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा खराश और खांसी की समस्या गले पे लोगों की बढ़ गई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका वायु में प्रदूषण है। हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वहाँ पर बहुत प्रदूषण है और रायपुर खासकर औद्योगिक प्रदूषण के लिए काफ़ी बदनाम शहर है। इन दिनों मौसम में आर्द्रता है, जो वायुमंडल में धूल के कण हैं वो नीचे की सतह में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो पहले से अस्थमा या किसी प्रकार की सांस की बीमारी के शिकार हैं, उनको इस प्रकार की खांसी के लक्षण होते हैं। गले में खराश होती है, गले में लगातार इन्फेक्शन बना रहता है। तो गले की इस प्रकार की समस्या ज़्यादा कारण इसका वायुमंडल में प्रदूषण है या धूल के कण हैं, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये एलर्जी और अस्थमा का भी कारण होता है। रायपुर में बहुत तेज़ी से वाहन बढ़े हैं सड़कों में। हम जब सड़कों में चलते हैं तो उसका धुआं हमारी श्वास नली से गले में जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमको जब तक वातावरण में हम लोग प्रदूषण कम नहीं करेंगे, ये तकलीफ़ें कम नहीं होने वाली हैं। क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें हवा का रुख रायपुर शहर की ओर है। हम लोग अक्सर जब मौसम परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के मरीजों को ज़्यादा देखते हैं और इस प्रकार के मरीज बहुत एंटी एलर्जिक दवाओं के प्रभाव से भी जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वास्तव में इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि जब तक वातावरण में शुद्धिकरण नहीं होगा या वायुमंडल में इस प्रकार के कण कम नहीं होंगे, तब तक मरीज़ ठीक नहीं होता है। इन दिनों देखा जाता है साइनस के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ये साइनस है क्या और ये कैसे शुरुआत इसकी होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नाक में इस प्रकार की संरचना है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब बहुत गर्म मौसम होता है तो नाक की झिल्ली और नाक के आसपास बने हुए हड्डियों में छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग साइनस कहते हैं। वहाँ पर पूरी हवा सर्कुलेट होती है, वो झिल्ली के संपर्क में आती है। शरीर का तापमान बाहर के वातावरण से कम रहता है बहुत गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में शरीर का तापमान बाहर के वातावरण से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार का जो रिवर्स तापमान में परिवर्तन नाक की झिल्लियों में होता है, गर्मी में ठंड और ठंड में थोड़ा सा गर्म। तो ये जब वातावरण से नाक में हवा जाती है, न केवल उसमें तापमान का परिवर्तन करती है, बल्कि जो हवा में धूल के कण होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन होता है, या हम लोग उसका छिद्रण कहते हैं, उसको होता है, और वो फिर उसके बाद गले से होते हुए श्वास नली में जाती है। जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या नाक की बनावट में दिक्कत हो या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो ये जो हवा जाती है ये नाक में इन्फेक्शन करती है, और लगातार सर्दी का बने रहना, नाक बंद होना, नाक की बनावट में हड्डी तिरछी होने के कारण लगातार इन्फेक्शन होते रहना, ये हम लोग एक सामान्य भाषा में साइनस का इन्फेक्शन कहते हैं, जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हमारी नाक की बनावट में दिक्कत या झिल्ली में एलर्जी की सूजन या किसी प्रकार की एलर्जी के कारण नाक में मस्सों का बनना, ये ऐसे कारण होते हैं मोटे 3-4, जिसके कारण साइनस का इन्फेक्शन बना रहता है। सामान्य एलर्जी की दवाओं से या बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो या बुखार हो लगातार, तो डॉक्टर आपके ईएनटी विशेषज्ञ एंटीबायोटिक भी देते हैं। लेकिन साल में 4 बार से ज़्यादा लगातार 7 दिन तक दवाई लेने के बाद भी यदि ठीक नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि साइनस के दवा के अलावा और किसी इलाज की ज़रूरत है, जो हम लोग नाक की दूरबीन से उसका परीक्षण करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, और पूरी दवा लेने के बाद यदि कहीं इन्फेक्शन बचा हुआ है तो ये समझा जाता है कि
पूरी दवा लेने के बाद भी यदि इन्फेक्शन कहीं बचा हुआ है तो दवा उसको ठीक कर पाने में सक्षम नहीं है, उसमें ऑपरेशन या दूसरी विधाओं की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग मरीज को साइनस के इन्फेक्शन से निजात दिला सकें। और साइनस का इन्फेक्शन अक्सर गले में इन्फेक्शन का कारण बनता है और आसपास नाक के आसपास के हिस्सों में या फिर आँख के आसपास या आँख के पीछे सिर दर्द का कारण बनता है। इसको हम लोग साइनस का इन्फेक्शन कहते हैं। जी, बढ़ती उम्र के साथ कम सुनाई देना तो सामान्य बात है, लेकिन इन दिनों देखा जाता है कि काफ़ी कम उम्र में लोगों को कान की समस्या होती है, सुनने में तकलीफ़ होती है। क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत होता है? देखिए, अमूमन करीब 10% आबादी के व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सुनाई देने की व्याधि होती है। ये सामान्यतः इन्फेक्शन के कारण होती है या बढ़ती हुई उम्र के कारण होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या दूसरी दवाओं का प्रभाव होता है, उसके कारण सुनाई देने में कमी होती है। कान का इन्फेक्शन जो नाक से या गले से आता है, बच्चों में या दूसरी उम्र के व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पर्दे में सुराख होता है और व्यक्ति को सुनाई देने में कमी हो जाती है। कान का संक्रमण और कान का बहना एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी को सुनाई देने में कमी होती है। लेकिन जन्मजात बहरेपन का एक बहुत मुख्य कारण है। हर 1000 में से एक बच्चा सुनाई देने में कमी का जन्मजात रूप से पीड़ित होता है। जिन माताओं को ब्लड ग्रुप में विभिन्नता है, माता पिता को, या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया गर्भावस्था के दौरान, या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई, बच्चा पैदा होते ही इन्फेक्शन का शिकार हो गया या पीलिया हुआ, ये जन्मजात बहरेपन का कारण है। और माताएं बहुत अच्छे से पहचानती हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी आवाज़ नहीं पहचान रहा है, परिवारजनों की आवाज़ की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी डायग्नोस करने के बाद ठीक किया जा सकता है। आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है सुनाई देने में कमी का वातावरण में शोर, ब्लूटूथ या हेडफोन का उपयोग करना, या डीजे से एक्सपोजर होना, या ऐसे कर्मचारी जो औद्योगिक प्रदूषण का शिकार हैं, वो सुनाई देने में कमी ऐसे लोगों को होती है। और एक बहुत बड़ा प्रतिशत औद्योगिक प्रदूषण का या डायबिटीज़ के मरीजों का बहुत कम उम्र में सुनाई देने में कमी का शिकार होता है। बेहतर होगा कि ऐसे औद्योगिक प्रदूषण में गए हुए कर्मचारियों का रेगुलर सुनाई जांच हो, या फिर उनको जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस दिए जाते हैं, ईयर मफ या ईयर प्लग दिए जाते हैं, वो उनको प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स में है कि ऐसे व्यक्तियों को हमें जो नॉइस सेफ्टी के डिवाइसेस हैं वो देने चाहिए। जहाँ तक वृद्ध व्यक्तियों की बात है, अमूमन 65 या 70 साल की उम्र में सुनाई देने में कमी हाई फ्रीक्वेंसी से होने लगती है, लेकिन जो पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं उनमें थोड़ा कम उम्र में शुरू होती है। और ऐसे लोग जो सुनाई देने में कमी का शिकार हो जाते हैं या उनको अचानक सुनाई देने में कमी हो जाती है, जो दवाओं से ठीक नहीं हो सकते, उनको श्रवण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जी, लंबे समय से खांसी अगर किसी को हो तो क्या वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत होता है? देखिए, लंबे समय तक यदि खांसी हो तो सामान्यतः साइनस या फिर फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन पूरे परीक्षण के बाद ही हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार की बीमारी है। किसी प्रकार की खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है और सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रही, तो कान नाक गला विशेषज्ञ या फेफड़े के विशेषज्ञ से आपको दिखाना चाहिए, ताकि वो भली भांति ज़रूरी टेस्ट करा के आपको ये बता सके कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है या किस प्रकार की बीमारी है। और किसी अन्य टेस्ट की ज़रूरत है तो विशेषज्ञ आपको मार्गदर्शन देंगे। वहाँ आप टेस्ट कराने के बाद ये जान सकते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत है कि नहीं है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है, वो रात को खांसी से पीड़ित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि बहुत तेल वाला खाना रात को न खाएं। खाना आप सोने की समय से करीब 2.5 से 3 घंटा पहले खा लें। लंबे समय तक आप टहलें ताकि खाना पाचन की प्रक्रिया को करीब करीब पार कर ले, और उसके बाद जब पहले करवट सोएं
तो बाएं करवट सोना चाहिए। इससे रात को आने वाली खांसी की शिकायत अमूमन दूर हो जाती है। यदि आपको लंबे समय तक खांसी है, खांसी में कफ के साथ खून आ रहा है, तो ये बहुत गंभीर बीमारी का सूचक है। आपको तुरंत अपने विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए। इन दिनों देखा जाता है कि गले के कैंसर के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, चाहे वो बात पुरुष की हो, महिला की हो या बच्चों की हो। तो गले के कैंसर के क्या प्रमुख कारण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में और एशिया महाद्वीप में तंबाकू या संबंधित पदार्थों का सेवन बहुत कॉमन है और महिलाओं में भी ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ में पान पराग, गुड़ाखू, सुपारी, तंबाकू या जो हम लोग गुड़ाखू घिसते हैं, या महिलाओं में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको तंबाकू खाने की या छुपा कर तंबाकू खाने की आदत होती है। पुरुषों में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। होंठ, गाल, जीभ और गले के कैंसर, स्वर यंत्र के कैंसर, खाने की नली और पेट के कैंसर का कारण है। महिलाओं में ये गर्भाशय के कैंसर का भी प्रमुख कारण है। तो जो हमारे खान पान की आदतें हैं, जो हम लोग पान पराग, गुड़ाखू, सुपारी, तंबाकू या इससे संबंधित चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, ये प्री कैंसरस और कैंसरस कारण होते हैं। और हमें जब तक ये आदत नहीं बदलेंगे तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है और इसके मरीज़ कम भी नहीं होंगे। ये बहुत सोचनीय विषय है कि तंबाकू और तंबाकू जनित कैंसर आने वाले कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ी महामारी का रूप लेने जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज़ हम लोग देखते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जो मरीज़ आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में कैंसर लेकर आते हैं। चूँकि बहुत प्रारंभिक अवस्था में इसमें दर्द नहीं होता है, सामान्य छाला समझकर मरीज़ इसका नीम हकीम से या खुद से इलाज करता रहता है। तो जब कैंसर बहुत लाइलाज हो जाता है या बहुत एडवांस स्टेज में आता है तो डॉक्टर न तो उसकी सर्जरी कर पाता है, न ही कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की दवाइयाँ इतने एडवांस कैंसर में बहुत कारगर साबित हो पाती हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे स्वास्थ्य के संबंधित शिक्षा, जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं या मितानिन हैं, इन्हें प्रारंभिक लक्षणों को पहचानें। और यदि आप तंबाकू या संबंधित चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि आपके गाल, जीभ में किसी प्रकार का छाला है, रंग में परिवर्तन हुआ है, खाना खाने में आपको बहुत जलन या किसी प्रकार के स्वाद में परिवर्तन हो रहा है, या खाना निगलने में दिक्कत है, आपकी आवाज़ में बदलाव हो गया है, बोलने में दिक्कत हो रही है, जीभ को चलाने में दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत गंभीर बीमारी का संकेत है। आप तुरंत अपने विशेषज्ञ से जांच कराएं, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो वो करीब 45% मरीज़ कैंसर से निजात दिलाए जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है यदि आप प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे कान में थोड़ी सी खुजली होती है या पस आता है तो हम किसी भी केमिस्ट से जाके कोई भी ड्रॉप लेके डाल देते हैं। वैसे ही हम गले के लिए करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है या टॉन्सिल इन्फेक्शन होता है, हम कोई भी केमिस्ट से दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं। ये क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार की दवा का सेवन खुद या नीम हकीम से या कम जानकार व्यक्ति से कराना खतरे से खाली नहीं है। और आँख और कान के किसी प्रकार के लक्षण को खुद से तो इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि गंभीर संक्रमण के मरीज़ वर्षों तक कान में दवा डालते रहते हैं या खुद का इलाज करते रहते हैं, या ऐसे मरीज़ जो प्रारंभिक अवस्था में गले में दर्द का शिकार होते हैं, उनको प्रारंभिक अवस्था में कैंसर या जीभ का कैंसर होता है, वो दर्दनाशक दवाएं खाते रहते हैं। लेकिन जब ठीक नहीं होता, उनको लगता है कि कुछ गंभीर बात है, तो ऐसी अवस्था में आते हैं कि हम उनको ठीक नहीं कर पाते। जो व्यक्ति कान में मवाद आता है या पानी आता रहता है, वो कान में दवा डालते रहते हैं। कान में दवा डालने से कान में सुनाई की नस खराब हो सकती है। वो यदि ऑपरेशन कर भी देंगे तो आपका सुनाई वापस नहीं आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सभी मरीजों के लिए कि आप कान में किसी भी प्रकार की दवा अपने कान नाक गला विशेषज्ञ की परामर्श के बगैर न डालें। और आँख और कान का खुद से इलाज आपके आँख और कान की कीमत पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा के लिए आँख या कान खराब हो सकते हैं।
अक्सर देखा जाता है अगर तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो तो लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है, खून बहने लगता है। बात करें अगर कानों की तो कानों से भी खून निकलने लगता है। इसका क्या हो सकता है, ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है? देखिए, बहुत छोटे बच्चों में नाक से खून आना बहुत सामान्य बात है। ये जो बच्चे सर्दी का शिकार होते हैं, सर्दी सूखने के बाद नाक पे पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी जब ढीली होती है तो पपड़ी के साथ थोड़ी-सी झिल्ली भी बाहर आ जाती है। वो खून निकलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं। सर्दी के बाद सामान्यतः मौसम परिवर्तन में बच्चों के साथ ऐसा होता है। प्रारंभिक और प्राथमिक इलाज से ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति में जो बुज़ुर्ग हैं या 45 साल से ज़्यादा हैं, नाक से खून आना गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। और ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अक्सर इस प्रकार के खून निकलने का कारण होता है। यदि आपको लगातार एक नाक से खून आ रहा है तो किसी प्रकार के मस्से या ट्यूमर का संकेत है। आपको ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। नाक से खून आ रहा है तो कान नाक गला विशेषज्ञ आपके नाक की दूरबीन की जांच करते हैं, जो आपको बहुत आसानी से पता लगा के बता सकते हैं कि नाक में किस प्रकार की व्याधि है। जहाँ तक कान से खून निकलने का प्रश्न है, कान से खून तो अक्सर उन व्यक्तियों को आता है जो कॉटन बड का दुरुपयोग करते हैं, बार बार अपने कान को साफ़ करते हैं इस आशंका से कि उनके कान में मैल हो सकता है। कान और आँख प्रति क्षण साफ़ होने वाले अंग है। जब हम लोग आँख झपकाते हैं, पलक झपकाते हैं तो आँख साफ़ होती है। खाना खाते हैं, बात करते हैं तो कान साफ़ होता है। तो कॉटन बड का दुरुपयोग कान में करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके कान बहुत सुरक्षित रूप से बनाए हुए भगवान का अंग है। उसमें किसी प्रकार की व्याधि जब तक आप न छेड़ें तब तक नहीं होती है। कान से खून यदि किसी प्रकार की चोट या कॉटन बड के दुरुपयोग के बाद आ रहा है तो आप कान नाक गला विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। जी, ऐसा माना जाता है कि कोरोना के बाद से जो खांसी है वो काफ़ी लंबे समय तक जारी है, चाहे वो सूखी खांसी हो या चाहे वो गीली खांसी हो, वो लंबे समय के लिए जारी है और जल्दी ठीक नहीं होती है। इसका क्या मुख्य कारण कोरोना है? देखिए, कोरोना के समय बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत दिक्कतें हुई और वो लगातार इस प्रकार की दिक्कतों का शिकार हुए। फेफड़ों में संक्रमण कोरोना के बाद ग्रसित हुए मरीजों में ज़्यादा कॉमन है और इस प्रकार के मरीजों को श्वास लेने की बीमारी भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही। तो ऐसे व्यक्ति जिनको एक से अधिक बार कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और उनको खांसी का प्रकोप ज़्यादा है तो वो लगातार कान नाक गला विशेषज्ञ के अलावा अपने फेफड़े के विशेषज्ञ से संपर्क में रहें। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति एक्सरसाइज की आदत डालें ताकि आपके फेफड़े की कैपेसिटी लगातार बढ़ी हुई रहे। आपके छाती की कैपेसिटी बढ़ने से आपको इन्फेक्शन कम करने में मदद मिलती है। कोविड के बाद के मरीजों को दूसरी भी दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर इसका परीक्षण करवाएं। मैं अंतिम में ये जानना चाहूँगी कि कान, नाक और गला अच्छा रखने के लिए हमें कैसा दिनचर्या अपनाना चाहिए? देखिए, आपके जैसे जो प्रोफेशनल हैं जिनको आवाज़ से बहुत काम लेना है, उनको बहुत तेली पदार्थ नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले तली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। जो लोग एरिएटेड ड्रिंक लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा लेते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गले की आवाज़ के परहेज़ के लिए बहुत सादा भोजन करना चाहिए। लंबे समय आपको यदि कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना है, बोलना है, तो उसके करीब 3 घंटा पहले कुछ खाना खा लीजिए। भरपेट खाना ना खाएं, उससे एसिड गले में लगातार आता है, आपको बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और जिनको बहुत लंबे समय बोलना है, तेज़ आवाज़ में बोलना है, तो तेज़ आवाज़ में ना बोलें, अपने माइक सिस्टम का उपयोग करें। लंबे वाक्य करने से पहले बहुत अच्छे से सांस लेने के बाद ही बोलें और बीच बीच में रुक के बोलें। यदि आपको बहुत बड़े ऑडियंस को एड्रेस करना है तो कोशिश करिए कि एक को खड़े होकर ना बोलें, ऑडियंस के बीच घूम के बोलें और माइक सिस्टम का उपयोग करें। यदि लंबे समय 40 मिनट से ज़्यादा बोल रहे हैं तो बीच में पानी पीना चाहिए ताकि आपका गला तर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
ये थे हमारे साथ रायपुर के जाने माने ईएनटी डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने कान नाक गला का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कैसे दिनचर्या हम अपना सकते हैं जिससे हमें बड़ी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और होने से पहले हम उससे सतर्क रह सकते हैं। कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ मैं प्रियांशला दास, माय बॉडी माय केयर से अब लेती हूँ विदा। नमस्कार।